एक्चुअली मैंने एक मीम देखी थी और उसमें वो ये था कि द लेटर पी इन द स्पेलिंग ऑफ साइकोलॉजी स्टैंड्स फॉर पैसे नहीं मिलेंगे। सो इसमें आपकी क्या राय है? हेलो एंड वेलकम टू साइकोलॉजी क्लास 11 एंड 12। और आज इस वीडियो से हम अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इंटरव्यू विद टॉप साइकोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया। और आज उस सीरीज को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली जो हमारी वीडियो है इस पूरी सीरीज की, उसके लिए हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर मोनिका शर्मा। और ये प्रैक्टिकल फील्ड में है, 15 ईयर्स से भी ज़्यादा इन्हें हो चुके हैं प्रैक्टिकल फील्ड में। सो आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स थे, आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, आप डायरेक्टली मुझसे नहीं उन्हीं से अपने सवालों के जवाब सुन के सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस, फॉर ज्वाइनिंग दिस इंटरव्यू। और आई होप बच्चों को बहुत खुशी होगी कि आप खुद उनके साथ जुड़े हैं और आज आप उनके सवालों के जवाब उन्हें देंगे। थैंक यू सो मच नितिन। ज़रूर मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर हम बच्चों के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उनको क्लैरिटी मिल जाएगी और उनका साइकोलॉजी में इंटरेस्ट भी और बढ़ेगा और वो अपने करियर को और अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि डाउट क्लियर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी फील्ड में क्यों ना हो हम। तो डाउट क्लियर करते हैं आज। बताइए आप फिर। यस, थैंक यू सो मच मैम। ऑल राइट, सो मैम सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, मतलब आप एक अपना ब्रीफ बच्चों को बता दें ताकि उन्हें पता चल जाए कि किस तरीके से, मतलब आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं, आपको क्या एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, कब से आपने स्टार्ट किया है साइकोलॉजी को एज अ करियर। हाँ जी नितिन, मुझे आई थिंक मोर देन 15 years हो गए, बिकॉज आई completed my masters in 2004, and since then I am practicing my counseling sessions and I am a counseling psychologist। ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग फील्ड में साइकोलॉजिस्ट होते हैं, तो मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। मेरी अपनी पर्सनल प्रैक्टिस है, दिल्ली में वसंत कुंज में मैं प्रैक्टिस करती हूँ। और डेली बेसिस पे मतलब डिफरेंट डिफरेंट केसेस, डिप्रेशन से रिलेटेड, एंजाइटी, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, एंगर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इन सभी तरह के केसेस को मैं डील करती हूँ अपनी काउंसलिंग सेशंस के थ्रू। ऑल राइट, ठीक है मैम, फाइन। सो आई होप अब बच्चों को एक आइडिया मिल गया होगा कि आप और आपसे वो कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं, ये भी आप थोड़ा बहुत अगर बताना चाहें। हाँ जी, देखिए, एक तो प्रैक्टो के थ्रू, प्रैक्टो पे मेरी लिस्टिंग है, वहाँ पे वो मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और आपके साथ कनेक्ट हुआ है तो आपके साथ भी मैं अपना डिटेल शेयर करूँगी, मेरा नंबर शेयर करूँगी, अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक शेयर करूँगी, तो उसके थ्रू वो मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ऑल राइट, थैंक यू सो मच मैम। तो मैम की जो इन्फॉर्मेशन है उनकी, आप इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनसे कुछ अपने सवाल पूछना चाहें या अपना अपॉइंटमेंट उनके साथ बुक करना चाहें तो आप प्रैक्टो पर कर सकते हैं। आपको सारी नीडेड इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। सो नाउ हम स्टार्ट करते हैं फिर हम अपने फॉर्मल इंटरव्यू के साथ। और सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो एक्चुअली ऐसा है कि एक ना साइकोलॉजी की इमेज ऐसी बनी हुई है कि इसमें करियर तो मतलब इतना खास इंडिया में नहीं है, पढ़ने के लिए इंटरेस्टिंग है, ठीक है। एक्चुअली मैंने एक मीम देखी थी और उसमें वो ये था कि द लेटर पी इन द स्पेलिंग ऑफ साइकोलॉजी स्टैंड्स फॉर पैसे नहीं मिलेंगे। सो इसमें आपकी क्या राय है? अ, मैं इसमें कहूँगी कि पैसे बहुत मिलेंगे। अच्छा। थोड़ा सा टाइम लगाइए, थोड़ा सा मतलब हार्ड वर्क करिए, और अगर आपके अंदर पैशन है, आप दिल से काम करते हैं, तो पैसे की तो कोई कमी नहीं है। ये मीम पता नहीं किसने बनाई, क्यों बनाई, क्या सोच करके बनाई, मैं इससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। ऐसा नहीं है, साइकोलॉजिस्ट बहुत पैसे कमाते हैं। ऑल राइट, चलो ठीक है मैम। सो वेल, अब बच्चों के क्वेश्चंस पर आते हैं। और सबसे पहला सवाल, निहारिका सोनी ने ये सवाल आपके लिए पूछा है। बेसिकली उन्होंने लिखा था कि डज साइकोलॉजी अफेक्टेड हर लाइफ, हर पर्सनल लाइफ, और अगर अफेक्ट करी है साइकोलॉजी ने आपकी पर्सनल लाइफ तो कैसे अफेक्ट करी है, एंड हाउ शी कन्विंस्ड हर फैमिली फॉर साइकोलॉजी। ये क्वेश्चन है ओके। निहारिका सोनी का। हाँ जी। तो निहारिका, साइकोलॉजी ने मतलब मेरी लाइफ को इस तरीके से अफेक्ट किया है कि साइकोलॉजी पढ़ के, साइकोलॉजी के सेशंस ले लेके, लोगों के साथ डिस्कस करके मुझे अपने इमोशंस को बैलेंस करना आया, मुझे अपने थॉट्स को बैलेंस करना आया। मैं सिचुएशन को अच्छी तरीके से हैंडल कर लेती हूँ, काफ़ी हद तक ये कहूँगी।
और लोगों की पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं समझने में हेल्प मिलती है, तो हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाते हैं, तो बेनिफिशियली है। और उसके अलावा जो आपने पूछा कि मतलब अपनी फैमिली को कैसे कन्विंस किया, तो मैं कहूँगी आई एम वेरी लकी, माई फैमिली वॉज क्वाइट सपोर्टिव। जब मैंने ये डिसाइड किया या मुझे लगा कि मुझे साइकोलॉजिस्ट बनना है, तो मुझे मेरी फैमिली से पूरा सपोर्ट मिला। ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे उनको समझाना पड़ा, उन्हें कन्विंस करना पड़ा। इवन जो मैंने साइकोलॉजी सब्जेक्ट लिया, वो मेरे फादर का सजेशन था, उनका हेल्प था, उनका सपोर्ट था उसमें। तो मेरे लिए ये बिल्कुल भी चैलेंज नहीं था कि अपनी फैमिली को, हाँ, आपका ये क्वेश्चन मैं इसलिए समझ सकती हूँ कि आप इतने टाइम पहले के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अभी भी लोगों के मन में थोड़ा सा स्टिग्मा तो है लेके, लेकिन नहीं, मेरी फैमिली ऐसी नहीं थी। माय पेरेंट्स वर क्वाइट सपोर्टिव, सो आई एम ब्लेस्ड इन दैट वे। ऑल राइट, तो बहुत खुशी की बात है आजकल, मतलब ऐसे पेरेंट्स होना ही अपने आप में एक ब्लेसिंग है। ऑल राइट, बिल्कुल। सो दूसरा सवाल, जितोपना का ये बेसिकली क्वेश्चन है आपके लिए। इट इज़ डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, मतलब ये क्वेश्चन, हाँ, मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन रहता है कि यार एग्जैक्टली क्या फ़र्क होता है इन फील्ड्स में। एक जैसे आपने भी मेरे ख्याल स्टार्टिंग में बात करी थी कि ये बताना ज़रूरी है, तो क्यों ये ज़रूरी है, क्लिनिकल और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं? हाँ जी, क्लिनिकल और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट का जो डिफरेंस होता है, वो मेन डिफरेंस होता है कि वो जो नेचर ऑफ वर्क होता है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि जब हम किसी मेंटल हेल्थ इशू को कैटेगराइज करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, तो हम जैसे माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर करते हैं। तो माइल्ड और मॉडरेट लेवल के जो भी मतलब प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट डील करता है। और उसके अलावा रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, करियर रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, डे टू डे लाइफ के जो चैलेंजेस होते हैं, छोटे 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 जो हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में आ रहे होते हैं, फैमिली इश्यूज पेरेंट्स के साथ आ रहे होते हैं, इन सारी चीज़ों को डील करने में काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हेल्प करता है। वही जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, वो सीवियर इश्यूज को डील करते हैं, और वो साथ साथ मतलब असेसमेंट पे बहुत ध्यान देते हैं। डायग्नोसिस के लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट वगैरह ज़रूर करते हैं। जब तक वो नहीं करते, तो तब तक उनका काम सक्सेसफुली नहीं हो पाता, और वो ज़रूरी भी होता है सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स में। और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट इस तरीके के मतलब टेस्ट का ज़रूरत नहीं होता। अगर मुझे कभी लगता भी है कि अगर मुझे किसी पेशेंट के साथ अपना लग रहा है कि ये ज़रूरत है मुझे, तो मैं भी उनको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को रिफर करती हूँ फॉर असेसमेंट एंड डायग्नोसिस इन दैट वे। ऑल राइट, ठीक है मैम। सो नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन साक्षी गुप्ता ने आपके लिए पूछा है। उनको ये डाउट है कि हाउ कैन आई बी अ गुड साइकोलॉजिस्ट, इन हाउ मच टाइम आई हैव टू डिवोट टू बी अ साइकोलॉजिस्ट, मतलब कि कितने समय में वो एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट बन सकती हैं, और कैसे बन सकती हैं एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट। और ऑल्सो उन्होंने ये भी सवाल रखा है कि कैन आई डू सोशल वर्क लेटर। ओके। देखिए, अच्छा साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस लेने पड़ेंगे। ये मुझे लगता है, आप जितने ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट करेंगे, जितने ज़्यादा सेशंस लेंगे, या स्टार्टिंग में मान लो सेशंस लेना पॉसिबल नहीं होता, इतने ज़्यादा आपको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे होते हैं, आप नए होते हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, सोसाइटी में कनेक्ट करें, उनसे बात करें, उनके नेचर को, इमोशंस को, प्रॉब्लम्स को जानने की कोशिश करें। तो वो आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा अच्छा साइकोलॉजिस्ट बनने में। और टाइम का तो क्या बोलूँ, ये तो एक ऑन गोइंग जर्नी है। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा। एक टाइम, किसी टाइम पे आके आप ये नहीं कह सकते कि नाउ आई एम बेस्ट, अब मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है। सीखते तो हम पूरी ज़िंदगी रहते हैं। और ह्यूमन नेचर, थॉट पैटर्न और बिहेवियर जो है, दैट इज़ द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल वन। तो जो चीज़ें आज के 5 साल पहले, 10 साल पहले सही थी, जो हेल्पफुल थी, वो आज नहीं है। तो कुछ भी बेस्ट नहीं होता। अपना मतलब करने की कोशिश करिए कि हाँ, मैं अपना हमेशा प्रिपरेशन करूँ, पढ़ूँ और ध्यान दूँ। और सोशल वर्क डेफिनेटली कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आपको एक मतलब ह्यूमन बिहेवियर की समझ आ जाती है, नेचर की समझ आ जाती है, तो आप लोगों से बेटर इंटरैक्ट कर सकते हैं, उन्हें हेल्प कर सकते हैं। तो सोशल वर्क करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। ऑल राइट, चलिए ठीक है मैम। आई होप साक्षी को ये अपना सवाल का जवाब बिल्कुल क्लियरली मिल गया होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है। कुशांक शर्मा ने ये सवाल आपके लिए रखा है। इज इट बेटर टू बी साइकेट्रिस्ट रेदर देन अ साइकोलॉजिस्ट, और डज साइकेट्रिस्ट गेट मोर अपॉर्चुनिटीज देन साइकोलॉजिस्ट? ये सवाल भी काफ़ी बच्चों नहीं के है। मन में होता है।
अ, देखिए कुछ भी मतलब हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए जहाँ तक मैं समझती हूँ, और आगे आप लोग खुद भी समझेंगे और अपने क्लाइंट से भी कहेंगे, और खुद भी समझना चाहिए कि कंपेयर कुछ नहीं करना चाहिए, हर चीज अपने आप में अच्छी है। साइकोलॉजी और साइकेट्री कहीं ना कहीं साथ साथ चलती है। जितने भी केसेस साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, मैक्सिमम केसेस में जरूरत होती है कि मतलब क्लाइंट्स को साइकोथेरेपी दी जाए, क्योंकि साइकोथेरेपी से उनको अपने इमोशन रेगुलेट करने में हेल्प मिलती है, अपने थॉट पैटर्न्स को चेंज करने में हेल्प मिलती है। तो साथ साथ ही काम करते हैं। जबकि कई बार ऐसा होता है कि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेशंस में, जैसे मान लो रिलेशनशिप इश्यूज आ गए, मैरिज के इश्यूज आ गए, फैमिली इश्यूज आ गए, या करियर की प्रॉब्लम आ गई, तो वहां पे तो हम साइकेट्रिस्ट को रेफर करेंगे नहीं, कोई जरूरत ही नहीं लग रही है रेफर करने की। लेकिन साइकेट्रिस्ट के मैक्सिमम केसेस में जरूरत होती है कि साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन दिया जाए। तो कुछ भी मतलब ये नहीं है ये अच्छा है वो अच्छा है, जो आपको अच्छा लगे वो आप करने की कोशिश करिए, उस पे ध्यान दीजिए। अगर हमेशा परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं मिल पाएगा। अपनी अपनी जगह सब कुछ अच्छा है। यस, सो बेसिकली हमें फ़र्क नहीं करना चाहिए ये कि क्या साइकेट्रिस्ट अच्छा है या साइकोलॉजिस्ट अच्छा है, दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैम आपके लिए कंगन अग्रवाल ने पूछा है। उनका डाउट है कि हाउ कैन आई अर्न इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी ड्यूरिंग माई बैचलर्स एंड व्हाट आर द इंटर्नशिप्स दैट वी कैन डू ड्यूरिंग आवर बैचलर्स। ओके, तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें अर्निंग से रिलेटेड है। तो मैं यही कहूँगी सारे स्टूडेंट्स को, मेरा यही एडवाइस है कि वाइल स्टडिंग प्लीज़ ट्राई टू फोकस ऑन स्टडी ओनली। और बाकी अर्न करने के लिए तो पूरा लाइफ है, आप खूब अर्न करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फैमिली में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कुछ फाइनेंशियल अगर क्रंचेस आप फील कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो शायद आप कुछ कुछ थोड़ा स्टार्ट कर सकते हैं, आप कुछ बच्चों को पढ़ने में हेल्प कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शन तो नहीं हो पाएंगे। केवल अगर साइकोलॉजी में ही अर्न करना है बैचलर पढ़ते हुए तो ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाएगा, और आप अपनी पढ़ाई से भी कहीं ना कहीं डाइवर्ट होंगे। तो जब पढ़ाई कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने पढ़ाई पर ही ध्यान दीजिए, अर्न करने के बारे में मत सोचिए। पूरी लाइफ पढ़िए अर्न करने के लिए, क्योंकि वो हेल्पफुल नहीं होता है। मैं उस चीज़ को कभी भी सजेस्ट नहीं करती हूँ कि यू शुड स्टार्ट अर्निंग वाइल यू आर स्टडिंग। लेट्स कंप्लीट इट देन डू इट। एंड द सेकंड पार्ट वाज क्या था नितिन, फिर से एक बार बताइए। यस, सेकंड पार्ट इंटर्नशिप्स के बारे में था मैम कि इंटर्नशिप्स हमें किस तरीके की ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कैसी इंटर्नशिप्स हम कर सकते हैं। हाँ, तो इंटर्नशिप के लिए आप स्कूल्स में इंटर्नशिप्स के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा आप मतलब साइकोलॉजिस्ट के पास भी कर सकते हैं इंटर्नशिप, जिनकी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस है। उन साइकोलॉजिस्ट से कनेक्ट करने की कोशिश करिए, आप साइकियाट्रिस्ट से कनेक्ट करने की कोशिश करिए, वहाँ पे कर सकते हैं। बहुत सारे एनजीओज में भी करवाया जाता है ये इंटर्नशिप, आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, हॉस्पिटल से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर कभी कभी कुछ कंपनीज में ऑप्शन मिल जाए तो वहाँ पे भी इंटर्नशिप की जा सकती है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, वो थोड़ा सा आपके कनेक्शंस पे और एक्सप्लोर करने पे डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा कनेक्टेड हैं और आप कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इन सभी जगहों पे इंटर्नशिप हो जाती है। ऑल राइट। देन मैम एक ऐसा सवाल है जो बेसिकली किसी एक स्टूडेंट का तो नहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे सवाल पूछते हैं, और हमारी जो मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी इस सीरीज़ की स्टार्टिंग के लिए, उसमें एक नहीं ऐसे बहुत सारे सवाल थे कि अगर मैं साइकोलॉजी पढ़ना चाहता हूँ तो मुझे कहाँ पढ़ना चाहिए, क्या इंडिया में मैं मुझे पढ़ना चाहिए, अब्रॉड अगर मैं जाने की सोचूं तो वो चीज़ ठीक रहेगी। मतलब लोगों के मन में ऐसा बहुत सवाल है कि क्या इंडिया से ज़्यादा अच्छी एजुकेशन साइकोलॉजी की हमें बाहर मिलती है। देखिए, अल्टीमेटली आप ग्रो तो अपने फील्ड में करना चाहते हैं, वो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ही आएगा। अगर आपका बाहर जाने का बहुत मन है तो आपको मैं ये कहूँगी कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज वहाँ पे बेस्ट मिल रहा हो तो आपको जाना चाहिए। अगर मतलब नॉर्मल मीडियोकर कॉलेज या यूनिवर्सिटी मिल रहा है तो क्यों वहाँ जाना है, कुछ मुझे ज़रूरी नहीं लगता, बिकॉज जो एक्सपेंसेस हैं वो अनदर लेवल पे होते हैं। वाइल यू आर स्टडिंग इन इंडिया तो आपके जो एक्सपेंसेस होंगे वो उतने नहीं होंगे, और बाहर जाके बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, और कॉलेज अगर आपको ऐसा मिला है कि सपोज जैसे अब कोई यहाँ पे IIM से कर रहा हो MBA, और अगर उसके पास मान लो सपोज ऑप्शन मिल जाए हार्वर्ड से करने का, तो मैं कहूँगी फिर हार्वर्ड जाना चाहिए। पर अगर नॉर्मल मिल रहा है तो क्यों
क्यों जाना चाहिए? हमारे देश में अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है, कॉलेजेस की कोई कमी नहीं है। मैंने खुद सारा कुछ पढ़ाई यहीं पे किया हुआ है और मुझे नहीं लगता कि मैं अपने देश में अच्छा काम नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा काम कर पा रही हूँ और पढ़ाई भी अच्छी की है, मेरे प्रोफेसर्स भी अच्छे थे, टीचर्स भी अच्छे थे। जो भी आज करियर की समझ है कहीं न कहीं उनके हेल्प और गाइडेंस से है। तो अपनी कंट्री में रह के करने की कोशिश करिए, बट अगर कोई बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले तो कर सकते हैं। पर मुझे नहीं लगता कि बहुत मेजर डिफरेंस आएगा। ये सिर्फ एक थिंकिंग पैटर्न है कि सब कुछ बाहर अच्छा है, सब बाहर ही रहना चाहते हैं, बाहर ही मतलब अर्न करना है, बाहर ही सेटल हो जाना है। तो यहाँ पे फिर कौन बचेगा अगर यही थॉट प्रोसेस, फिर बाहर वाले सब यहाँ आने लग सही जाएंगे। बात। तो ऐसा है, तो कुछ वो नहीं है, आप अपनी चॉइस से इस डिसीजन को लीजिए। यहाँ पे भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉलेज भी अच्छे हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं। ऑल राइट, ऑल राइट। सो ऐसा, जैसा ये एक सवाल था मैम कि बाहर जाना चाहिए या नहीं, ऐसे ही एक और बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं टीचर बनने के लिए साइकोलॉजी फील्ड में। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब किस, एक साइकोलॉजी एजुकेटर बनने के लिए आप किस स्टेज के बाद आप वो बन सकते हैं? क्या इसमें बीएड की डिग्री बिल्कुल नीडेड है जैसे बाकी अदर सब्जेक्ट्स के लिए होती है? नहीं, अगर स्कूल में आप, अगर आजकल मैंने देखा है काफ़ी टाइम से वो काफ़ी ये बीएड की डिग्री मांगने लग गए हैं, क्योंकि वो एक मतलब वहाँ पे आपको एक स्किल सिखाई जाती है एजुकेशन से रिलेटेड कि हाउ यू हैव टू एजुकेट। बिकॉज साइकोलॉजी का तो आपके पास नॉलेज है, लेकिन मतलब बच्चों को पढ़ाना कैसे है, उनसे इंटरेक्ट कैसे करना है, तो बहुत सारी जगहों पे अब वो इम्पॉर्टेंट कर दिया है, मतलब जहाँ पे भी स्कूल्स के लेवल पे है। और अगर प्रोफेसर बनने की बात है तो फिर आपको मतलब एमफिल या पीएचडी वगैरह करना ही पड़ेगा हर हालत में। पीएचडी करे बिना तो आप प्रोफेसर बन ही नहीं सकते हैं। तो मास्टर्स के बाद आप अगर स्कूल्स वगैरह में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप थोड़ा अप्लाई करके देखिए, नहीं तो आप बीएड को अगर कर लेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा। और अगर कॉलेज है तो फिर पीएचडी के लिए अपने आप को ज़रूर इनरोल करिए। तो आफ्टर पीएचडी यू कैन अप्लाई फॉर द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ एज वेल। ऑल राइट, ऑल राइट। सो एक और आखिरी सवाल ले लेते हैं जल्दी से। ये इनका बच्चे का नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, इस तरीके से अपने नाम रखते हैं बच्चे, यू हु नाम है इनका। सो यू हु ने ये सवाल पूछा है हमसे, इज़ इट नेसेसरी टू डू मास्टर्स इन साइकोलॉजी टू बिकम लाइसेंस साइकोलॉजिस्ट इन इंडिया? इस इनके एक और पार्ट है क्वेश्चन का, वो मैं आपसे बाद में पूछता हूँ, पहले आप इसी का जवाब दे दें कि मतलब साइकोलॉजी में हमें मास्टर्स करने की ज़रूरत है एक लाइसेंस साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए? Yes, yes, that is important to do. Without that, it will not be possible. तो मास्टर्स तो करनी है लाइसेंस साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए। ऑल राइट, अच्छा, ठीक है। सो मास्टर्स के बिना आप नहीं बन सकते हैं एक लाइसेंस साइकोलॉजिस्ट। और उसके बाद इन्होंने हमसे पूछा है, व्हाट इज़ योर एडवाइस फॉर एस्पायरिंग साइकोलॉजिस्ट? आपकी एडवाइस क्या रहेगी? जो भी और अभी साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हैं और उनमें से भी काफ़ी स्टूडेंट्स का यही गोल होता है कि हम एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट बने। तो ये सब स्टूडेंट्स जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक मतलब अपनी मेकिंग प्रोसेस में है साइकोलॉजिस्ट बनने की। तो इन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैम आपकी क्या एडवाइस रहेगी? किस तरीके से एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट वो बन सकते हैं? कैसा बिहेवियर रखना चाहिए, कैसी थिंकिंग रखनी चाहिए? आपकी एडवाइस। सबसे पहले जो हम सबको सिखाते हैं कि पॉजिटिव अपना एप्टीट्यूड रखिए, एटीट्यूड रखिए कि आप ये कर सकते हैं, और टाइम देने के लिए तैयार रहिए। पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें टाइम देना है, हमें स्टडी करनी है, और मतलब जल्दी जल्दी कुछ भी पाने की कोशिश नहीं करें। अगर हार्डवर्क होगा और कंसिस्टेंसी होगी तो आप ज़रूर एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। और पैशन है, अगर आपके अंदर अपनी फील्ड से प्यार है, साइकोलॉजी से प्यार है, तो ज़रूर आप अच्छे बनेंगे। और लोगों से अपना इंटरेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करिए, बात करने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। केवल बुक के सहारे मत रहिए। ये मैं आप सबको एडवाइस करना चाहूँगी कि अगर आप अपने सिर्फ कोर्स करिकुलम के ऊपर ध्यान देंगे तो आपको अच्छा साइकोलॉजिस्ट बनने में ज़्यादा टाइम लगेगा। कोर्स करिकुलम के साथ साथ प्रैक्टिकल फील्ड पे, प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। लोगों से मिलने पे, बातचीत करने पे, उनका नेचर समझने में जितना ज़्यादा आप ध्यान देंगे, इंटरैक्ट करने पे जितना ज़्यादा ध्यान देंगे, तो आप बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन जाएंगे।
ऑल राइट, थैंक यू सो मच मैम। ये एडवाइस ज़रूर बच्चों को बहुत हेल्प करेगी। और बिल्कुल सही बात है आपकी, हर ज्ञान हमें किताबों में नहीं मिलता है, बल्कि किताबों से बहुत ज़्यादा नॉलेज है जो हमारे आसपास मौजूद है। और साइकोलॉजिस्ट तो है ही वो जो लोगों के साथ ही डील करता है, तो हमें ऑफ कोर्स लोगों के साथ कांटेक्ट में रहना चाहिए और किताबों से बाहर भी अपना एक ऐसा थिंकिंग पैटर्न रखना चाहिए कि हम सीख सकें, ग्रास्प कर सकें, जहाँ से भी जो भी हमें मिले। सो ऑल बिल्कुल। राइट, थैंक यू सो मच फॉर द सेशन मैम। आपने अपना टाइम निकाला हमारे लिए, स्टूडेंट्स के लिए, और बहुत खुशी हुई हमें, और आएगी नो कि स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा और वो भी बहुत ग्रेटफुल होंगे कि आपने उनके लिए टाइम निकाला और उनके सवालों के जवाब दिए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मैम। थैंक यू सो मच नितिन, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मैं स्टूडेंट्स को कुछ हेल्प कर पाई, कुछ बता पाई, और आगे उनके कुछ डाउट हो तो आप ज़रूर बताइएगा, हम उसको भी क्लियर करेंगे और ऐसे ही स्टूडेंट्स को हेल्प करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे देश में और अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन सकें। बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अच्छे साइकोलॉजिस्ट की, तो उसके लिए जितना क्लैरिटी हम दे सकेंगे हम देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी एज वेल। ऑल राइट, थैंक यू सो मच मैम। और ये जो आपने अपॉर्चुनिटी दी है स्टूडेंट्स के लिए, तो गाइज आप इसे बिल्कुल मिस मत करना। अब अगर आपको कोई और डाउट है और अगर आपका सवाल नहीं आ पाया, तो आप हैशटैग आस्क लिख कर इस वीडियो के नीचे अपने डाउट्स को ज़रूर रखें। हम दोबारा मैम से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वो आ पाएँ और आपके डाउट को क्लियर कर पाएँ। बाकी और अलग, जैसे अभी हमने हमारा टॉप साइकोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया में सबसे पहले मैम से बात करी है इन काउंसलिंग कैटेगरी, तो अब आगे हम क्लिनिकल साइकोलॉजी से भी बात करेंगे। सो आपका जो भी सवाल है आप ज़रूर नीचे रखें और हम उनको भी ज़रूर कोशिश करेंगे कि उन्हें पिक कर सकें और जवाब आप तक पहुंचा सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।